क्या मेजर इकबाल का ये मोमेंट किसी ने नोटिस किया जो पार्ट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा? मोहम्मद आलम का जो कैरेक्टर है वो पूरी फिल्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैसे है? हनुमान काइंड के वर्स में जब लाइन आती है हैवी इज द हेड इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, ये लाइन क्यों हमजा की पूरी लाइफ को डिफाइन करती है? वेलकम टू सोशल। धुरंधर की डिटेल्स निकालना अपने आप में एक फन एक्टिविटी बन गई है। धुरंधर से ज्यादा कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो क्लोजली फैंस ने इतनी नोटिस की होगी, इसलिए सब हैरान हो रहे हैं कि इसमें इतनी सारी हिडन डिटेल्स हैं। सो मैंने 50 डिटेल्स कलेक्ट की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ भी ओवर एग्जैजरेट नहीं करूंगा कि देखो धुरंधर के टाइटल नेम में ही रन का मतलब है रणवीर, धर का मतलब है आदित्य धर, दिस इज सिनेमा। मैं ऐसी डिटेल्स नहीं करूंगा, मैं फिल्म को न्यूट्रली ही देखता हूं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली एक्सप्लेन यू ऑल द सिनेमैटिक डिटेल्स शोन इन द मूवी, और बीच में थोड़ा सा फन भी कर लेंगे। सो मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस वीडियो पे। 3 हफ्ते से ये वीडियो बन रही है और वीडियो देखते हुए कुछ ऐसी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपको पहली बार पता चलेगा। सो धुरंधर फैंस एंड मूवी लवर्स, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो, सो इसको एंड तक जरूर देखना। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी डीप है। देखो बेसिकली द बटरफ्लाई इफेक्ट इज अ केओस थ्योरी जहाँ पे एक छोटे से चेंज की वजह से एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। सो इस चैप्टर में हमें 2 बड़ी मोमेंट्स देखने को मिलती हैं। पहला आता है वो 26/11 का अटैक, जहाँ पे हमजा का कैरेक्टर रियलाइज करता है कि इन्हीं हाथों से उसने कसाब को गन्स दी थी और वही कसाब जाके लोगों को वहाँ पे मार रहा था। और इससे पता चलता है कि हमजा के लिए तो एक बहुत ही छोटी सी अंडरकवर मोमेंट थी, बट उसका इम्पैक्ट जाके इंडिया को किस तरह से हुआ ये बटरफ्लाई इफेक्ट के थ्योरी में आता है। एक छोटी मोमेंट और एक बड़ा केओस। अब इस चैप्टर में जो दूसरी बटरफ्लाई इफेक्ट मोमेंट है वो है तब जब हमजा वो पाइपलाइन इनॉग्रेशन वाले डेट पे गन्स की डिलीवरी रख देता है। इसी छोटे से चेंज की वजह से वो रहमान डकैत का आखिरी दिन बनने वाला है और रणवीर की ओवरऑल मिशन के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस। इसलिए इस पूरे चैप्टर में इन 2 बड़ी मोमेंट्स को दिखाया जाता है। इसलिए मेरे ओपिनियन में तो बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी को यहाँ पे बहुत अच्छे से अडेप्ट किया गया है। अब सिंस हम डेट चेंज वाले सीन की बात कर ही रहे हैं तो मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस सीन को लेके। तो जब हमजा ये डेट चेंज करता है तो सभी लोग टेबल पे बैठे होते हैं और नशे में होते हैं। जब डायरी नीचे गिरती है तो मेजर इकबाल को दिखाया जाता है और वो जो डेट्स को लेके कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसको भी मेजर इकबाल नोटिस कर रहा होता है। और बाद में जब वो दिन आता है तो पता चलता है कि रहमान डकैत उसी दिन मर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजर इकबाल को ऑलरेडी कहीं ना कहीं हिंट हो चुका है कि हमजा कहीं मिला हुआ है। आई हैव अ फीलिंग कि पार्ट 2 में मेजर इकबाल प्रूव करेगा कि उसने उस दिन ये चीज़ नोटिस कर ली थी। जब 26/11 का अटैक हमजा सबके साथ देख रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। तो उसमें हमें दिखाया जाता है एक इंसान जिसको पेड़ पे लटका के मार दिया गया है। ये मोस्ट प्रॉब्ली जसकीरत के फादर हैं। और इस मोमेंट पे जब वो उनको याद कर रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने फादर की उसने जान ले ली हो। अब उसके बाद उसके हाथों के फ्लैशबैक में भी शॉट्स दिखाए जाते हैं और रियलिटी में भी उन्हीं हाथों से उसने कसाब को गन्स दी थी। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन एस्टैब्लिश किया गया है कि उसके फादर का खून उसके हाथों पे दिखाया जा रहा है, विच ऑल्सो सिंबलाइजेस कि शायद जसकीरत पे उनकी मौत का इल्जाम लगा था और ये स्टोरी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। ये तो था वो फ्लैशबैक जो फिल्म के बीच में आता है, बट फिल्म के स्टार्टिंग में भी जब हमजा पाकिस्तान आता है तब भी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसके फादर को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से ड्रैग करके लेके जा रहे होते हैं। और अगर आप इसको क्लोजली नोटिस करो तो पीछे फांसी का फंदा नजर आ रहा है। तो ये सीन जब पार्ट 2 में आएगा तो बहुत ही सैड सीन होने वाला है और आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस इस सीन को देख के शॉक हो जाएगी। अब हमने जसकीरत के फादर के तो कई डिटेल्स यहाँ पे देख लिए हैं, बट जसकीरत की मदर को भी दिखाया जा रहा है कि उन्हें भी इसी तरह से ड्रैग करके लेके जा रहे हैं कुछ लोग। और बाद में जब 26/11 के सीन के बीच उसे दोबारा फ्लैशबैक आता है तो वहाँ पे भी वो अपनी मदर का फेस देखता है जहाँ वो रो रहे होते हैं और कुछ ना कुछ भी उसकी मदर के साथ तो बुरा हुआ होगा जो आदित्य धर ने पार्ट 2 के लिए बचा के रखा है। जब भी ये सीन आएगा तो आई थिंक ऑडियंस इस सीन को देख के बहुत ही सैड होने वाली है और आई थिंक कुछ ट्रिगरिंग सा भी इस सीन में दिखाया होगा। जो एंड क्रेडिट्स में मोंटाज आता है जसकीरत की बैक स्टोरी का। यहाँ आप ध्यान से नोटिस करना कि जसकीरत अपने पेरेंट्स का बदला लेता है। लुक एट दिस शॉट क्लोजली। यहाँ पे वो उसी खेत में जा रहा है जहाँ उसके फादर को मारा था और अब वो वहाँ पे ही खड़ा है और बंदूक से किसी को मारने वाला है। सिमिलरली दूसरे शॉट में आप अगर यहाँ पे देखो तो एक आदमी बुरी तरह मरा हुआ है। इतने सारे ये चीजें इसके अंदर घुस चुकी हैं।
सो इट मीन्स कि धुरंधर पार्ट 2 में बदला सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि जो जसकीरत की पास्ट लाइफ में हुआ है वहाँ पे उसने कैसे बदला लिया ये भी दिखाया जाएगा। अब जो नेक्स्ट डिटेल है ये सोशल मीडिया पे वायरल है कि भाई क्या डिटेल बनाई है। सो यहाँ पे हमजा और उजैर के गन पकड़ने का तरीका देखो। अब ये चीज आदित्य धर ने खुद स्टोरी में एक्सप्लेन की थी कि हमजा एक ट्रेंड स्पाई है तो गन के ट्रिगर पे उसका हाथ नहीं रहता है, ही ओनली पुशेस द ट्रिगर व्हेन इट्स नेसेसरी। अब उसी के साथ उजैर खड़ा है जो एक गुंडा है, उसका हाथ ट्रिगर पे ही रहता है बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट पुशिंग द ट्रिगर, वो 2 बार सोचता भी नहीं है। और इस डिटेल को सुन के सब लोग हैरान हो गए थे, सब लोग कह रहे थे वाओ आदित्य धर जी दिस इज सिनेमा। और सिंस आदित्य धर ने इस चीज को अप्रूव भी किया था कि हाँ जी मैं यही चीज करने की कोशिश कर रहा था, यही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाह रहा था, तो लोग थोड़ा और भी हाइप्ड हो गए। देन कट टू नेक्स्ट शॉट, उजैर की फिंगर भी उसी पोजीशन में आ जाती है जैसे हमजा की है। तो क्या मतलब उजैर भी स्पाई है? रहमान डकैत और उजैर जब पहली बार हमजा को हॉस्पिटल में मिलते हैं तो वो उससे वहाँ पे पूछता है कि तू कहाँ से आया है, तो हमजा बताता है कि वो कैटा से आया है, पर उसके बोलने का एक्सेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। कहाँ से? खरूटाबाद कहता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमजा दिखाना चाहता है कि वो ओरिजिनली उधर से ही है और इसलिए अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए वो वहाँ के एक्सेंट में बोलता है, जिससे किसी और को कोई और बात पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब को अगर थोड़ी ठेठ पंजाबी में बोल दो कि मैं पंजाब से हैगा जी, तो लोग मान ही जाएंगे कि आप पंजाब से ही हो। जब हमजा लियारी में आता है तो उसको गुंडे घेर लेते हैं, जिसके बाद उसे वो मारने लग जाते हैं। एक टाइम पे उसका डिफेंस मैकेनिज्म बाहर आ जाता है और वो सबको बहुत बुरी तरह मारने वाला होता है, बट वो उसी वक्त रियलाइज करता है उसके जो कॉम्बैट स्किल्स हैं जो उसने एज अ स्पाई सीखे हैं उनको यहाँ पे नहीं दिखा देना चाहिए, वरना काफी चीजें एक्सपोज हो सकती हैं। इसलिए वो अपने आप को वहां पर रोकता है और जानबूझ के हर्ट होने देता है। अब इसी सीन से एक और डिटेल है जो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, वो है मोहम्मद आलम के बारे में। जब वो हमजा को मार खाते हुए देख रहा होता है तो वहाँ पे वो बचाने भी जा सकता था, एटलीस्ट दिखा सकता था कि यार तुम इस बेचारे को इतना क्यों मार रहे हो, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो बिलीव करता है नज़र और सब्र। उस पॉइंट पे भी वो वही चीज़ फॉलो करता है, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा केयर दिखाने लग जाए तो उस पर भी शक आ सकता है। इसलिए जब वो गैंग उसे मार चुकी होती है और फिर नया दिन आ चुका होता है तब वो जाके हमजा के पास जाता है कि किसी को थोड़ा सा भी आइडिया ना हो कि इसका कोई यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है। फिल्म के स्टार्टिंग क्रेडिट्स में जब हमजा लियारी में एंटर करने वाला होता है तो वो लियारी के बोर्ड को देख रहा होता है और वहाँ पे ही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का टाइटल कार्ड आता है और उसका नाम होता है राहुल गांधी। अब ये अपने आप में ही एक आयरॉनिक डिटेल है, क्योंकि देखो लियारी में एंटर करते हुए राहुल गांधी का नाम आ रहा है। व्हाट इज दिस सजेशन ब्रो? बट आई एम श्योर कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उनका नाम राहुल गांधी है और ये डिटेल थोड़ी एक्सीडेंटल होगी, ना ही डेलिब्रेट। चैप्टर 1 का जो नाम है वो है द प्राइस ऑफ पीस। सो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब भी पीस को चूज किया है रादर देन अटैक्स और रिटेलिएशन, तो उन्हें वो पीस मेंटेन करना बहुत भारी पड़ा है। इसीलिए इस चैप्टर में ये 2 टेररिस्ट अटैक्स दिखाए जाते हैं और इनमें जो टेररिस्ट है वो भी सेम होता है। अगर उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट कर दिया होता तो शायद दूसरा अटैक होता ही नहीं। बेसिकली द फिल्म ट्राइज टू शो कि इन लोगों के साथ पीस प्रिवेल करके इंडिया को कुछ नहीं मिला था। अब इस प्लेन को देखो, यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस लिखा हुआ है और ओरिजिनली भी रियलिटी में प्लेन पे इंडियन एयरलाइंस ही लिखा हुआ था और ये एयरलाइंस भी एयर इंडिया के अंडर ही आती थी। पर फिल्म में हमें जब प्लेन के अंदर के सीन्स दिखाए जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो जो ब्रोशर्स पड़े हैं फ्लाइट के वहाँ पे लिखा है सुहारिया एयरलाइंस। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब ये लोग फिल्म बना रहे थे तब ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली होगी इंडियन एयरलाइंस का नाम यूज करने की, तो उस वक्त इन्होंने इसका नाम सुहारा एयरलाइंस रखा होगा और बाद में जब परमिशन मिल गई तो इसको इंडियन एयरलाइंस कर दिया। पर इन डिटेल्स को ये चेंज करना भूल गए बिकॉज पीछे सब कुछ ब्लर्ड है और ये सब चीजें चेंज करना तब मुश्किल होता है। रहमान डकैत के बारे में तो सब बात कर रहे हैं बट बाबू डकैत के बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है। इस कैरेक्टर को आसिफ अली हैदर खान ने प्ले किया है जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस थिएटर एक्टर हैं, क्योंकि अगर आप कास्टिंग वाइज देखो ना तो ये बहुत ही एप्ट कास्टिंग थी। रियलिटी में तो इनकी शक्ल काफी अलग है बट देखो कास्टिंग का प्रोसेस कितना डीप होता है, कितनी डिटेल्स में ओरिएंटेड होता है। अब इन एक्टर के ऊपर हमें नकली बाल लगा के दिखाए जाते हैं सो ही कैन रिजेंबल रहमान डकैत, और दोनों का जो फेस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिमिलर टोन का दिखाया जाता है कि ये दोनों बाप बेटे लगे। सो कूडोस टू मुकेश छाबरा एंड हिज टीम जिन्होंने कास्टिंग प्रोसेस को बहुत सही तरह से इस फिल्म में किया है, इवन फॉर द स्मॉलर कैरेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट डिटेल है ये मुझे बहुत ही स्मार्ट डिटेल लगी। आप यहाँ पे देखो पैरों का शॉट आता है सीधा,
जमील जमाली के कैरेक्टर का पहला शॉट उसके चेहरे के बजाय उसके पैरों से शुरू होता है, जिस सीन में वो दिखा रहा होता है ना कि देख यार मैं कितनी चिंता करता हूँ कि बिना चप्पलें पहने आ गया। जैसी मुझे खबर मिली मैं खुदा कसम नंगे पांव दौड़ा चला आया। सो इस कैरेक्टर का पहला शॉट ही एक झूठ और मैनिपुलेशन वाले एंगल से शुरू होता है। इससे हमें बता दिया जाता है कि ये कैरेक्टर कभी भी कुछ भी झूठ बोल सकता है और बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। इन माई ओपिनियन दिस वॉज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन फॉर जमील जमाली। अब ये जो डिटेल है ये स्क्रीन प्ले से रिलेटेड है तो ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। जब हमजा जमील जमाली को ब्लैकमेल करता है और बताता है कि उसकी बेटी एक तरह से उसके पास किडनैप्ड है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक फादर को अपनी डॉटर की सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए ना, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो होनी चाहिए। पर यहाँ पे जमील जमाली का कैरेक्टर देखो आप, उसको पहले पॉलिटिकल करियर की चिंता है और फिर उसकी डॉटर की। यहाँ पे सीन देखो किस सीक्वेंस में ये बात बोलता है। अगर ये वीडियो बाहर आ गया ना तो मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी जान से जाएगी। इट इज़ अ डेलिबरेटली एडेड डायलॉग टू शो अस कि उसका कैरेक्टर किस तरह से पॉलिटिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मानता है और अपनी डॉटर को सेकेंडरी। अब इस सीन में जब हमजा रहमान डकैत को एडवाइस करता है कि वो अपने लोगों के साथ धोखा कर रहा है क्योंकि उनको वो गन्स बेच रहा है, तो यहाँ पे पहली बार रहमान और हमजा के बीच कॉन्ट्रडिक्शन होता है और रहमान कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा ट्रस्ट भी खो देता है। तभी वो उसे धक्का मार के अटैक करने लग जाता है और कहता है कि साले तू मुझे बताएगा, मुझे सिखाएगा मादर, मुझे सिखाएगा मादर। तो बेसिकली हमजा के लिए सिचुएशन सही नहीं रहती है। अब उसने रहमान डकैत का ट्रस्ट थोड़ा बहुत तो खो दिया है। अब उसको फुल प्रूफ करने के लिए उसको आगे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी लॉयल्टी पे कोई सवाल ना उठाए। सो इस सीन को यहाँ पे डेलिबरेटली डाला गया है क्योंकि आगे जो आने वाला चैप्टर है उसको एक मीनिंग मिल पाए। सो अब बात करते हैं चैप्टर द डेविल्स गार्जियन की। अब यहाँ पे जो पिछला सीन मैंने डिस्कस किया उसका आउटकम देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो द डेविल्स गार्जियन का मतलब है कि डेविल को भी गार्जियन की जरूरत पड़ती है। ही ऑल्सो नीड्स अ प्रोटेक्टर, और यहाँ पे डेविल रहमान डकैत है और गार्जियन हमजा है। सो जब रहमान डकैत को इनकाउंटर के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो ये तो एक तरह से हमजा के लिए काफी सही बात है कि एक दुश्मन मरने वाला है, पर नहीं, रहमान डकैत और हमजा के बीच इससे पहले कॉन्ट्रडिक्शन हुई होती है तो एक ट्रस्ट का इशू है। तो इसलिए हमजा अपने मिशन के लॉन्ग रन फायदे के लिए यहाँ पे उसका गार्जियन बन जाता है। रहमान डकैत को बचा के वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर देता है, तो इसके बाद रहमान डकैत और उसकी गैंग उस पर कभी शक नहीं करेगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम द डेविल्स गार्जियन दिया गया है। अब ये जो डिटेल है ये काफी फनी है। चौधरी असलम को जब जमील जमाली का फोन आता है तो उसे वो सुअर कह के बुलाता है। अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी, इतने में आपका फोन आ गया। बट इसी सीन में शायद लोगों ने नोटिस ना किया हो कि असलम के फोन पे जमील जमाली का नाम लिखा हुआ है सुअर जमाली। इस तरह से उसने उसका कॉन्टैक्ट सेव किया हुआ है। रहमान डकैत का जब कसाई नुमा मौत वाला डायलॉग आता है तो उसके सामने मेजर इकबाल बैठा होता है। तो बेसिकली इस डायलॉग से रहमान डकैत अपनी पावर दिखा रहा होता है कि देखो मैं कितनी बुरी तरह मारता हूँ। पर सिंस वो मेजर इकबाल को पहली बार मिल रहा है तो उसे शायद आइडिया नहीं है कि मेजर इकबाल भी एक बहुत ही वॉयलेंट इंसान है। उसकी मौत भी कसाई नुमा से भी कुछ ज्यादा ही होती है। सो इसलिए जब मेजर इकबाल उसकी बात सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे हैरानगी नहीं बल्कि एक स्मर्क होता है कि बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से यार तू मुझे सिखाएगा मौत के बारे में। अब बात करते हैं इस एप्पल खाने वाले कैरेक्टर की जिसका नाम लुल्ली है। आई एम सॉरी यार, क्या गुरु, इसका एक तो नाम ही ऐसा रखा गया है। तो देखो ये एप्पल खाता रहता है तो इसको हर सीन में एप्पल खाते हुए दिखाया जाता है। तो बेसिकली इस कैरेक्टर का एक सिग्नेचर स्टेप है और थोड़ा विलेनस दिखाने के लिए एप्पल खाते हुए दिखा दो तो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर और भी लग जाता है। सो ये थोड़ी फन ट्रिविया होगी। अभी रिसेंटली जब OTT पे आने के बाद धुरंधर को जब सब ओवर एनालाइज कर रहे थे ना तो ये सीन दोबारा वायरल हुआ था और कहा जा रहा था कि उसने जानबूझ के आधा एप्पल इसलिए खाया क्योंकि आदित्य धर ने प्लान किया था। ये बेसिकली बताना चाह रहे थे कि धुरंधर की कहानी अभी आधी हुई है इसलिए उसने आधा एप्पल खाया। सो मैंने भी इस ओवर एग्जैजरेटेड ट्रेंड को फॉलो किया था और मैंने भी ट्वीट किया था कि इसने आधा एप्पल इसलिए खाया क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। ही लव्स हाफ ऑफ द मैन हाफ ऑफ द वुमेन। I'm just kidding basically। देखो ऑन अ सीरियस नोट, एप्पल इस कैरेक्टर का एक सिग्नेचर पार्ट है और जब हमजा इसको मारता है ना तो उसके मुंह को भी वो एप्पल से ही बंद करता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ केम फुल सर्कल फॉर लुली द कैरेक्टर। हमजा की पर्सनालिटी का एक सीन जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी एक पोएटिक साइड रिवील कर देता है जिससे उसके पास का भी पता चल जाता है। वो बेसिकली फ्लो में यालनी से कह देता है कि उसका पोइट्री में भी इंटरेस्ट था और वो इन 4 पोएट्स के नाम लेता है, मीर,
फैज़ अहमद फैज़, इकबाल, मिर्ज़ा गालिब। अब ये बस मेरी पर्सनल थ्योरी है, किसी और ने शायद ये चीज़ नोटिस भी ना की हो। देखो, वो ओरिजिनली पंजाब से है और मैं खुद पंजाब से हूँ और मैं भी पोइट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। सो अगर कोई पंजाब में पोइट्री करता है ना, तो उन्हें इन 3-4 पोइट्स के बारे में तो डेफिनेटली पता होता है। सो इस सीन के थ्रू जसकीरत ने अपने बारे में एक ऐसा हिंट दे दिया हो जो उसकी अर्ली लाइफ से कनेक्टेड था, उसकी स्पाइंग लाइफ से नहीं। मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब। अब ये सीन देखो, यहाँ पे हमजा कौन से जूस का नाम लेता है। दे दीजिए ऑरेंज चाहिए। सो सबको ऑरेंज जूस चाहिए। ट्रे में ग्रीन जूस भी पड़ा है पर वो नहीं चाहिए। सो इस सीन के पीछे भी, जो एक बहुत ही कैजुअल सीन लग रहा है, बट इसके पीछे भी एक मीनिंग है। ऑरेंज बेसिकली सिंबलाइजेस इंडिया एंड ग्रीन सिंबलाइजेस पाकिस्तान। तो आदित्य धर ने डेलिबरेटली ये मोमेंट दिखाया है कि पाकिस्तान की कई चीजों में इंडिया की जरूरत है। एंड इवन द सॉन्ग प्लेड इन दिस पार्टी इज एन इंडियन सॉन्ग। जब हमजा और यलीना इस मॉल में घूम रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की कंट्री है और इसको पाकिस्तान के मॉल की तरह दिखाया जाता है। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस स्टोर के अंदर सरस्वती भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। ऑब्वियसली इट्स हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान के किसी मॉल में सरस्वती माँ की मूर्ति ऐसे मिलती होगी। सो सिंस फिल्म इंडिया में शूट की गई है और पाकिस्तान की दिखाई गई है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन वालों से गलती हो गई है। फिल्म के एंड में हमें पता चलता है कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रांगी है और यही नाम कृति कुलारी के हस्बैंड का उरी में होता है। अब यहाँ पे दोनों फिल्म्स का कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स बेसिकली धर इज गिविंग अ होमाज टू हिज ओन फिल्म्स। पता नहीं क्यों बाकी क्रिएटर्स इस डिटेल को इतना हाइप कर रहे थे कि ऐसे कोई इन दोनों फिल्म्स का कोई यूनिवर्स बन रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली आदित्य धर इज गिविंग अ होमाज टू हिज ओन फिल्म और मे बी ही लाइक्स दिस नेम अ लॉट। दैट्स इट, मेरे ओपिनियन में तो। अब ये डिटेल तो किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी। जब असलम चौधरी की टास्क फोर्स बनती है तो उनके ऑफिस का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है और अगर आप ध्यान से देखो तो पंखों को इस शॉट में डेलिबरेटली दिखाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बाद में जब हमजा और उसकी गैंग टास्क फोर्स पे अटैक करेगी तो सभी ऑफिसर्स को पंखे पे लटका दिया जाएगा। बेसिकली ये रूल ऑफ थंब होता है फोरशैडोइंग का। ये हर फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि अगर बाद में कोई इंपॉर्टेंट सीन इस लोकेशन पे आएगा तो ऑडियंस को पहले ही थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया जाता है कि यहाँ पे चीजें कैसी दिख रही हैं। इसकी वजह से व्यूअर्स आसानी से समझ जाते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें पहले ही उन फैंस का शॉट दिखा दिया गया था, वरना उनको दिखाने की बेसिकली कोई जरूरत थी ही नहीं। संजय दत्त का जो एंट्री सीन है, ऐसा लगता है कि कहीं गुजरात कच्छ में शूट हुआ होगा या फिर किसी और ऐसी एग्जॉटिक जगह पे शूट हुआ होगा। ये पूरा सीन ब्लू स्क्रीन पे शूट किया गया है। इस वीडियो को देखते हुए आपको साफ पता चल रहा होगा कि इट इज ऑल क्रिएटेड ऑन VFX। अब ये जमील जमाली का सीरियस सीन भी देखो, यहाँ पे भी कॉमेडी है। जब उसको फोन में वो MMS आता है तो उसको देख के शॉक रह जाता है। उस वीडियो से पता चलता है कि उसका और असलम चौधरी का प्लान हमजा को पता चल चुका है। सो बेसिकली जमील जमाली के पास अब पावर नहीं रही है, हमजा के पास पावर आ चुकी है। सो पीछे कमेंट्री सुनना, डेलिबरेटली क्रिकेट मैच की कमेंट्री इसी सिचुएशन के हिसाब से डाली गई है। ध्यान से सुनना। अंपायर के मन में कोई सहमति नहीं, दोनों टीमें अब बराबरी पर 195 पर। अब ये रहमान डकैत की डिटेल भी काफी आयरॉनिक है। देखो, रहमान डकैत और हमजा की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? हॉस्पिटल में। और उनकी आखिरी मोमेंट कहाँ है? वो भी हॉस्पिटल में। सो दिस इज ऑल्सो स्क्रीन प्ले डिटेल जो सिनेफाइल्स को नोटिस करनी चाहिए। इस सीन में जब पहली बार हमजा इस चेयर को देखता है तो उज़ैर उसे बताता है कि ये सिर्फ एक गद्दी नहीं है, ये तख्त है, जिसके लिए रहमान भाई ने बहुतों के अंदर सुराग किए हैं। बेसिकली बहुत लोगों को उन्होंने मारा है। ये सीन अब पूरी फिल्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमजा इनडायरेक्टली इसी तख्त पे पहुंचना चाहता है। इसलिए जब वो रहमान डकैत को मार देता है तो उसी चेयर पे बैठे हुए उसे दिखाया जा रहा है। ये वही चेयर है जिसपे एंड में हमजा बैठ के घर में घुस के मारेंगे वाला डायलॉग बोलता है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अब जो नेक्स्ट डिटेल है वो भी एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इट इज़ अ वेरी नर्डी डिटेल। देखो, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन और साउंड एडिटिंग को समझते हैं उनको ये डिटेल बहुत मज़ेदार लगेगी, एज इट शोज कि कैसे एक हल्के से सीन में साउंड को हैवी करके कितना इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है। सो सबसे पहले आप ये सीन देखो। और अब ये सीन देखो जहाँ पे एक छोटी सी साउंड चेंज हुई है। कुछ नोटिस किया आपने? अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है लाइटर की साउंड।
अगर आप पहले शॉट में देखो तो जब ये लाइटर जलता है तो ये बेसिकली एक गैस लाइटर है। ये क्लिक की साउंड कर ही नहीं सकता क्योंकि एक क्लिक की आवाज एक मैकेनिकल लाइटर की होती है। अब इस सीन में वो हैवी वाइब देने के लिए, साइलेंस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल लाइटर की वॉइस को लगाया है। बेसिकली जो जिप्पो लाइटर्स आते हैं ना, उनकी इस तरह की वॉइस होती है, पर रियलिटी में इन लाइटर्स की कोई साउंड ही नहीं आती। मुझे ये ट्रिविया खुद एक फॉलोअर ने बताई थी जो बॉलीवुड मूवीज के लिए SFX की एडिटिंग करते हैं। हमजा और एलिना का जब वेडिंग रिसेप्शन हो रहा होता है तो मोहम्मद आलम उसमें एक गिफ्ट देते हैं और इस गिफ्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो वो है एक जूस बनाने वाली मशीन। ये बहुत ही छोटे से सेकंड के लिए एक डिटेल आती है जो बहुत लोगों ने मिस कर दी होगी। एंड ऑब्वियसली सिंस हमजा एंड आलम एक जूस की शॉप में एक साथ काम करते थे तो इसलिए आदित्य धर ने इस सीन को इंक्लूड किया है। एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक फनी सा होमाज है। यहाँ पे संजय दत्त की कार का नंबर 69 लिखा है, लिटरली 69L। तो यहाँ पे आदित्य धर ने थोड़ा चीकी ह्यूमर किया है। अगर आप ये सीन देख रहे हो जो मैं टीजर में, ट्रेलर में, अपने रिव्यू में, हर चीज़ में बता चुका हूँ कि ये चंडीगढ़ में शूट हुआ है। और अगर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो यहाँ पे जो सबवे दिखाया गया है, यहाँ पे मैं स्केटिंग और साइकिलिंग दोनों करने जा रहा होता हूँ। इट्स अ वेरी चिल हैंग आउट प्लेस। और मुझे लगता है कि आदित्य धर का कोई चंडीगढ़ से कोई पुराना नाता है बिकॉज उनको चंडीगढ़ की लोकेशंस काफ़ी अच्छे से पता है। नॉट जस्ट ऑफ शोइंग कि ये पाकिस्तान है, पर ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि चंडीगढ़ को सही तरह से कैसे यूटिलाइज किया जाए। इवन ये जो डैम ओपनिंग वाला सीन है ना, ये भी चंडीगढ़ से है। ये चंडीगढ़ का फेमस सुखना लेक है। सो अगर कोई चंडीगढ़ वाला ये वीडियो देख रहा है तो डू ड्रॉप अ कॉमेंट। अब बात करते हैं वॉश माय बट टी शॉप की। जब हमजा और आलम इस शॉप में जा रहे होते हैं तो शॉप का नाम तो देखो यार, वॉश माय बट। यहाँ पे डेलिबरेटली पाकिस्तान के नेम्स की थोड़ी मौकरी हुई है। बेसिकली इट सजेस्ट वॉश माय बट। तभी कैमरा एंगल टिल्ट करके दिखाया जाता है कि आप लोग नोटिस कर पाओ और थोड़ा हंस पाओ। एंड ऑल्सो टू ऐड टू द मीम हिस्ट्री, इसके अलावा इससे एक मीम हिस्ट्री भी जुड़ी है। एक अकाउंट का जो यूजर था उसका नाम था वॉश माय बट। अब किसी ने इसको रिप्लाई किया था वॉश इट योरसेल्फ। तो ये मीम बहुत वायरल हुआ था और इसी पॉप कल्चर रेफरेंस को यहाँ पे रखा गया है। फिल्म का जो ट्रैक है ना दे दिल परदेसी नू, अब मैं पंजाब में बड़ा हुआ हूँ तो ये गाना मैं बचपन से सुनता आया हूँ, स्पेशली द रीमेक सॉन्ग जिसको आर्टिस्ट पंजाबी MC ने रीमिक्स किया था। फिल्म में उसका रीमिक्स वर्जन ही यूज किया गया है जिसमें हनुमान काइंड ने अपने लिरिक्स दिए हैं। अब इस गाने की खुद अपनी एक हिस्ट्री है। जब ओरिजिनली ये गाना बिना रीमिक्स के 1995 में आया था तो इसके सिंगर थे मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर। ये डुओ पंजाब के काफी पॉपुलर फोक सिंगर्स में गिने जाते थे जो 90s में अपने पीक पे थे। अब इसी सॉन्ग को लेके एक और डिटेल जो गेमर्स को काफी पसंद आएगी। अगर आपने फार क्राई 4 खेली है तो उसमें ये सॉन्ग आता है। वहाँ पे जब ये मिशन फुल स्टेल्थ मोड पे जाता है तब ये गाना आता है। ये ट्रिविया वैसे आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है पर कोई भी इसके बारे में आगे एलैबोरेशन क्यों नहीं दे पा रहा है। बिकॉज अगर फार क्राई 4 आपने खेली हो तो मेन रीजन इस गाने का आने का उस गेम में इसलिए है कि पूरी गेम इंडिया में ही सेट है। उन्होंने पूरी गेम का जो वर्ल्ड है एक फिक्शनलाइज इंडिया की तरह दिखाया गया है और जब हम इस लेवल पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ना दे दिल परदेसी नू गाना आता है। It is only logical to show such a gangster track in this mission. 26/11 का जब अटैक हो जाता है तो पीछे आप न्यूज़ के कुछ क्लिपिंग सुनते हो, कुछ आवाज़ आ रही होती है और ये आवाज़ किस न्यूज़ एंकर की है? Which shocked many. He was carrying an AK-47 in his hand. Look on his face really told the story there. A young man in a t-shirt with a sling on his. यहाँ पे रियलिटी में जो अर्नब गोस्वामी ने तब न्यूज़ रीड की थी उसको यहाँ पे फिल्म में दिखाया जाता है। अब बात करते हैं इस सीन की जहां हमजा आलम के पास आता है 26/11 के अटैक के बाद। यहाँ पे वो बहुत गुस्सा होता है और रिवेंज लेने की ठान लेता है। तो वो 4 लोगों के नाम लेता है, इकबाल, खनानी, मीर और भुट्टोवी। अब मैंने नोटिस किया कि भुट्टोवी के बारे में फिल्म में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। वैसे तो भुट्टोवी का कैरेक्टर ये बंदा प्ले करता है जिसके बहुत ही कट अवे शॉट्स हैं, कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल इसका रोल नहीं है। पर अगर मैं आपको इस कैरेक्टर की रियलिटी बताऊं, ये जो बंदा था भुट्टोवी, ये मोस्ट वांटेड था UN के लिस्ट में भी बिकॉज ये 26/11 के अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। आदित्य धर राम गोपाल वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी फिल्म्स का इन्फ्लुएंस धुरंधर में भी दिखता है, स्पेशली अ फिल्म लाइक सत्या जिसका नैरेटिव स्टाइल धुरंधर से थोड़ा सिमिलर भी है। फॉर एग्जांपल हम सत्या मूवी में एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट की कहानी देखते हैं जो इस शहर में नया आया है और धीरे धीरे वो एक गैंगस्टर बनता है और वहाँ की गैंग्स का ट्रस्ट जीतता है। इसी तरह का टेम्पलेट भी स्टार्टिंग में धुरंधर में फॉलो किया जाता है हमजा की स्टोरी लाइन के थ्रू। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों फिल्में कोई एग्जैक्टली सेम है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज कि सिनेमैटिक पैरेलल्स दोनों फिल्म्स में काफी ज्यादा हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज कि आदित्य धर को राम गोपाल वर्मा का सिनेमा बहुत पसंद था। जो एंडिंग मोन्टाज में ट्रैक बैकग्राउंड में आता है वो एग्जैक्टली
डोजा कैट का ट्रैक आ मैन है। ये ट्रैक 5-6 महीने पहले आया था और लोग कह रहे थे कि यार धुरंधर में गाना चुरा लिया गया, पर उन्होंने शायद ज्यादा रिसर्च नहीं की। डोजा कैट का ये सॉन्ग ऑफिशियली धुरंधर ने लाइसेंस किया है, ये एंड क्रेडिट्स में लिखा भी आता है। ये रहा प्रूफ। अब एक और साउंड डिटेल जो किसी ने नोटिस नहीं की होगी, इसी एंडिंग मोन्टाज में एक स्क्रीम की साउंड आती है, किसी के चीखने की। ये सुनो, एक बार दोबारा सुनो। अब ये जो स्क्रीम है ये YouTube की फ्री SFX वाली स्क्रीम है जो सालों से पॉपुलर है YouTube पे। आई रियली थिंक कि पोस्ट प्रोडक्शन इस मोन्टाज की बहुत जल्दी में की गई है, वरना इतने पुराने SFX प्रोफेशनल मूवीज में तो यूज नहीं किए जाते हैं जो YouTube पे इस तरह से अवेलेबल हो। बैकग्राउंड म्यूजिशियंस ओरिजिनली नए SFX क्रिएट करते हैं। आई रियली होप कि हेटर्स मेरी वीडियो को देख के ऑफेंड ना हो रहे हो कि इसने ये कैसे पकड़ लिया। धुरंधर के एम्बुश सीन में जहाँ रहमान डकैत रियलाइज करता है कि हमजा उसे धोखा दे रहा है, तो उस सीन में बैकग्राउंड में ना दे दिल परदेसी नू गाना प्ले होने लग जाता है। अब इन लिरिक्स का मतलब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपना दिल किसी परदेसी को, मतलब बाहर वाले को मत दे, वरना तुझे रोज रोज रोना पड़ेगा। ये लाइंस पूरी तरह से सूट करती हैं रहमान डकैत और हमजा की सिचुएशन को। यहाँ पे हमजा परदेसी है जिसपे रहमान डकैत पूरी तरह से ट्रस्ट कर चुका है, एक तरह से अपना दिल दे चुका है, इसलिए ये सॉन्ग यहाँ पे प्लेस किया गया है। इसके बाद गाने में हनुमान काइंड के लिरिक्स आते हैं और वो लाइंस तो और भी हार्ड हैं और उनके पीछे भी एक मीनिंग है। सो हिज लाइंस गो लाइक दिस: I'm a king far from a saint, they call me a bad man, that's a effing good thing. Okay, so sorry गाना पड़ा, but yes, ये भी रेफरेंस है हमजा के कैरेक्टर को। बेसिकली ये लाइंस कहती हैं कि yes, he is the king, चाहे दूसरे लोग उसे बुरा कहते हो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे जाके ये 3 लाइनें और भी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो वर्स है ये हमजा की हिस्ट्री के बारे में है, जहाँ लिरिक्स में रेफरेंस दिया गया है कि तुझे पता है कि मेरी हिस्ट्री क्या है, कि मैंने क्या क्या चीजें की हैं, और अब जो मैं कर रहा हूँ वो पहले से भी बुरा है। ये तो थे 2 लाइंस की मीनिंग। इसके बाद जो तीसरी लाइन है उसमें हेवी इज द हेड, ब्लेसिंग इज द कर्स। सो दिस मीन्स कि हमजा के लिए ये कर्स है, बिकॉज हमजा एक तरह से स्पाई तो है ही, बट एक मर्सीलेस किलर भी है जिसको यूज किया जा रहा है। ही वॉज ऑलरेडी अ जेल कॉन्विक्ट जिसकी पूरी लाइफ जेल में जाने वाली थी और वो मर भी जाता, बट अब जो वो यहाँ पे कर रहा है वो शायद उसके लिए उससे भी बुरा है, पर अब इस मिशन के लिए वो जेल से बाहर है। इट्स इन अ वे अ ब्लेसिंग, बट अब इस मिशन के लिए जो चीजें उसे करनी है इट्स अ कर्स एज वेल, बिकॉज लोगों को मारना इतना आसान तो नहीं होता किसी के लिए भी। सो कहीं ना कहीं लिरिक्स के थ्रू हमजा की माइंड स्टेट को हमें बताया जा रहा है। अब बात करते हैं 11 हुआ सॉन्ग के लिरिक्स की, जिसको इरशाद कामिल ने लिखा है। अब जो इरशाद कामिल है वो सिर्फ स्टोरी से रिलेटेड लिरिक्स ही लिखते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज द नंबर 1 क्वालिटी ऑफ अ गुड लिरिसिस्ट इन बॉलीवुड। एक लिरिसिस्ट को फिल्म की कहानी पता होनी चाहिए जिससे वो सॉन्ग्स के लिरिक्स को अच्छे से फॉर्म कर पाए, उनमें कोई मीनिंग निकल पाए। तो इस गाने में जो लिरिक्स आते हैं कि तेरी मोहब्बत में जलना भी है और तुझसे बच के चलना भी है। सो दिस मीन्स कि हमजा को यलीना से प्यार भी करना है और छुपना भी है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ स्पाई। फिर आगे जो लाइनें आती हैं, मेरी जन्नत का रास्ता तू ही तू है। सो ये थ्योरी काफी पॉपुलर हो रही है कि कहीं ना कहीं यालिना की वजह से या यालिना को बचाने के लिए हमजा मर ना जाए। सो लेट्स सी कि पार्ट 2 में क्या होता है, बट इन दोनों की लव स्टोरी के अराउंड पार्ट 2 में तो कुछ बहुत ही सीरियस होगा। फिल्म में बड़े साहब का भी मेंशन होता है और इस कैरेक्टर को अभी तक रिवील नहीं किया गया है। ही इज बेसिकली गोइंग टू बी द बॉस ऑफ ऑल दीज क्रिमिनल्स। सारे ये जो अटैक्स और इलीगल एक्टिविटीज दिखाई जा रही हैं उसमें इसका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होगा। हमजा की डायरी में भी इसका नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। सो इट इज स्पेकुलेटेड कि जो बड़े साहब का ये जो कैरेक्टर होगा ये दाऊद इब्राहिम का होगा। धुरंधर को जब लोगों ने थिएटर में देखा था तो उसके एंडिंग क्रेडिट्स में ये चीज नोटिस हुई थी, जहाँ पे बड़े साहब के आगे दाऊद इब्राहिम लिखा हुआ है। जब नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है तो उन्होंने ये चीज चेंज कर दी है, बट लेट्स सी कि पार्ट 2 में इस कैरेक्टर को दाऊद इब्राहिम ही बोला जाएगा या कोई और नाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं यूट्यूब ब्रूटस चैप्टर की। ये शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर से लिया गया है, जिसमें मार्कस ब्रूटस बिट्रे करता है रोमानियन डिक्टेटर जूलियस सीजर को। मार्कस ब्रूटस उसका बहुत खास दोस्त होता है, तो जब वो जूलियस को धोखा देता है तो उस समय जूलियस बोलता है यूट्यूब ब्रूटस, माने यूट्यूब ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस। सो बेसिकली यहाँ पे शेक्सपियर रेफरेंस दिया गया है। जब इस सीन में हमजा रहमान डकैत का नाम अपनी डायरी में लिखता है, सो इट इज शोन टू अस कि वो उसे अब मारने का प्लान कर चुका है, और जैसे ही वो लिखता है तो उसी वक्त विंडो की बाहर की लाइट रेड हो जाती है। दिस इज अ सिंबॉलिक वे टू शो अस कि यहाँ से ब्लड शेड होने वाला है, खून होने वाला है। अब इसी रेड टोन को फॉलो करते हुए आता है फाइनल चैप्टर का टेक्स्ट, वो भी रेड कलर में लिखा हुआ है। इन माई ओपिनियन दिस इज अ ग्रेट डिटेल।
फिल्म का जब टीजर आया था तो उसमें रैथ ऑफ गॉड का टैग रणवीर के कैरेक्टर को दिया गया था। अब इस टैग के पीछे भी एक मीनिंग है। सबसे पहले तो रैथ ऑफ गॉड का मतलब होता है एंगर ऑफ गॉड। बेसिकली व्हेन द गॉड्स गेट एंग्री दे पनिश फॉर एवरीथिंग। और ये एंगर हमेशा एक पर्पस के साथ होता है, जैसे कि दुनिया का खत्म हो जाना या बुराई का मिट जाना। सो रैथ ऑफ गॉड टैग के थ्रू रणवीर के कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है कि वो इंडिया का बदला, अपना खुद का बदला इन सब से लेगा, और वो ऐसा बदला लेगा कि जिसको देख के वापस कोई वो चीज करने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए फिल्म के पार्ट 2 में हमें रणवीर का रैथ ऑफ गॉड वाला एंगल जरूर देखने को मिलेगा। इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल। ये जो शॉर्ट्स हैं जो फिल्म के टीजर में दिखाए गए हैं, ये तो पूरी तरह से रैथ ऑफ गॉड मोमेंट होने वाले हैं। ही इज गोइंग टू पनिश देम ऑल। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। डू ड्रॉप योर कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी फेवरेट डिटेल इस वीडियो में कौन सी थी। प्लस प्लीज लाइक, शेयर, सुपर थैंक्स, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज। इसके अलावा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो एंड इफ यू कनेक्ट विद माई काइंड ऑफ कंटेंट, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स एट विशाल एंड सिनेमा। यहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू लाइक माई ओपिनियन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी हियर एज वेल। ऑलराइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep watching good films.